नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर किया नमन और उन्हें पुष्पांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति ने स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत बांटे सबसे साफ सुथरे और स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार। चंडीगढ़ ने सर्वेक्षण 2022 में 12वां सबसे स्वच्छ शहर का टैग किया हासिल। चंडीगढ़ में 6 और 8 अक्टूबर को होगा एयर शो। प्रशासक के सलाहकार ने सुखना लेक में होने वाले एयर शो की तैयारियों की समीक्षा का लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर नमन किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों ने भी महात्मा गांधी के स्मारक पर नमन किया। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जा रही है। इसी के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके स्मारक पर नमन किया। इसके अलावा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित विपक्षी दल कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और अन्य सांसदों ने भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सबसे साफ सुथरे और स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार बांटे। यह पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए गए हैं। इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार हासिल करने वाले शहरों के नागरिकों, सफाई सेवकों और प्रशासकों को बधाई भी दी। लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इस पुरस्कार समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 8 साल पहले जो स्वच्छता की सरकारी योजना शुरू की गई थी वो आज जन आंदोलन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में देश के लोगों, यहां तक कि बच्चों, समाज समेत मशहूर लोगों ने हाथ मिलाकर इसे सच कर दिखाया है। स्वच्छता की पहले फेज और 1 साल दूसरे फेज में और SBM 2.0 has been launched with the objective of making all our cities garbage free by 2026. बता दें, यह पुरस्कार समारोह 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया और विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए गए। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में 66वें स्थान से आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 12वां सबसे स्वच्छ शहर का टैग हासिल किया और इसे देश में सबसे तेज गति से चलने वाला राजधानी शहर घोषित किया गया। राज्य मंत्री कौशल किशोर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए और यह पुरस्कार चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर की ओर से प्राप्त किया गया। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी का स्वच्छता पर आग्रह सामाजिक विकृति को दूर करने और नए भारत के निर्माण के हित में था। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ भारत की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से सब तक अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा
भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व प्राप्त कर लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण, ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा, सुजलम प्रथम जल जीवन मिशन, कार्य क्षमता मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाण और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार भी प्रदान किए। इसके अलावा इस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे। कल रक्षा लेखा विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सेना के लिए कई महत्वपूर्ण ऐप्स की शुरुआत की गई। इस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पर्श मोबाइल ऐप को लॉन्च कर इसका शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए सेना के पेंशन लेने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे ही हो सकेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने डिफेंस ट्रैवल सिस्टम भी लॉन्च किया ताकि आर्मी के लोगों को टिकट बुकिंग में आसानी हो सके। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक आईटी एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत EHRMS, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं। इस कार्यक्रम में बिल पे पोर्टल दर्पण की भी शुरुआत की गई, जिसमें बिल के भुगतान और बजट के रखरखाव के मामलों में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम की भी शुरुआत की गई। इसके साथ वेतन के बारे में आ रही सभी सुविधाओं में तेजी आएगी और इसके साथ अग्निवीरों के वेतन भुगतान के लिए अग्निवीर पे सिस्टम शुरू किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में द गवर्नेंस चैलेंज के फाइनल राउंड के सम्मेलन में मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में 25 सितंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था और एक नई पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जिसके आज सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में सीएम विंडो पर लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 90% शिकायतों का समाधान हुआ है। वो क्या है कि जनता की कैसे भलाई करना, कैसे उनके वेलफेयर में काम करना, कैसे जन सेवा का एक सिस्टम आगे बढ़ाना, और उसके लिए हर प्रकार की जो एक ब्रॉडर आउटलुक वो हमारे पास है। अब उसके निटी-ग्रिटी, उसके सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, जब शुरू करेंगे तब सब हो जाएंगे। 26 अक्टूबर से हमने इस काम को शुरू किया और 25 दिसंबर मात्र यानी समझा जाए कि 2 ही महीने, 2 महीने बाद एक हम जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं गुड गवर्नेंस डे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और होनहार नौजवानों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। हरियाणा की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एक सांकेतिक भाषा जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा को जन जन की भाषा बनाने पर जोर देते हुए इस भाषा को सीखकर न सुन पाने वाले लोगों को समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों के कल्याण के लिए सरकार तथा समाज को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा को प्रोत्साहन देने तथा दिव्यांग जन के कल्याण के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों के लिए कार्यरत व्यक्तियों तथा प्रतिभाशाली सुनने बोलने में असमर्थ लोगों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उनके पास स्टाफ की कमी होते हुए भी सभी जिलों में अच्छा काम हो रहा है, इसलिए राज्य के बाकी बचे कुछ गांवों में चकबंदी का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में काम अधूरा है उनमें में काम पूरा करने में तत्परता दिखाएं। दशकों से पेंडिंग कार्य को हमारे ऑफिसर्स ने टाइम बाउंड टेकअप किया है। हमारे लगभग 7 ऐसे गांव हैं जो लिटिगेशन में आज हाई कोर्ट में लंबित है। उनको छोड़कर
प्रत्येक गांव में स्कीम्स बनाने पर कार्य हुआ। कई गांव की स्कीम्स कंप्लीट हुई, कई गांव के अंदर कंसोलिडेशन कार्य पूरा कंप्लीट हुआ और ज़मीन पे भी जो कब्जा कार्रवाई है उसको टेकअप किया गया। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब हरियाणा के नंबरदारों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें अन्य लोगों की तरह लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग के साथ AMU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार किसानों को आई फॉर्म कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में ही किसानों के खाते में फसल की राशि डाल दी जाएगी। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए ऐप भी तैयार किया गया है। पिछली बार हम आई फॉर्म की जनरेशन के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके वो रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को आई फॉर्म का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्ज़िट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बारिश से फसल खराब के लिए 2021 का मुआवजा 3 किश्तों में जारी किया गया है। इस बार फसल खराब की रिपोर्ट जिलाधिकारियों से मांगेगी, जिसके आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से पंजाब सरकार की ओर से धान की फसल की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि सरकार किसानों की फसल के दाने दाने की खरीद और ढुलाई के लिए वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि धान की समय पर खरीद और ढुलाई लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड के अधिकारियों को धान की खरीद के सीजन के दौरान किसानों के लिए मंडियों में लाइटें, पीने वाला पानी, साफ सफाई, शौचालय आदि के सभी जरूरी प्रबंध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने लुधियाना के गुरु नानक भवन में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समागम की अध्यक्षता की। इस समय उन्होंने स्कूलों में बच्चों के बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा परिवारों में बड़ों का सम्मान करने के बारे जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ माता पिता को भी बच्चों को सामाजिक और पारिवारिक मूल्य प्रदान करना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार में बुजुर्गों के साथ बढ़िया समय बिता सके। उन्होंने कहा कि मानसा और बरनाला जिलों में जल्द ही नए वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, जहां निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा राज्य में 10 जिलों में वृद्धाश्रम के लिए नई इमारतें भी बनेंगी, जिस संबंध में बजट भी मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के बुजुर्गों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और बुढ़ापा पेंशन प्रणाली को पूरी तरह प्रभावशाली और पारदर्शी बनाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कल सुखना लेक पर होने वाले एयर शो की तैयारियों की समीक्षा की। ये एयर शो 6 व 8 अक्टूबर को होगा और बैठक में भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि लोगों को सुखना झील तक ले जाने के लिए CTO बसों को तैनात किया जाएगा और एयर शो में प्रवेश पास के माध्यम से होगा, जो जल्द चंडीगढ़ पर्यटन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि प्रवेश पास मुफ्त होगा, लेकिन पास धारक को सुखना लेक तक ले जाने के लिए शटल सेवा के लिए 20 रुपये का भुगतान करना होगा। इस समय लोगों को यह सलाह भी दी गई है कि वो 6 और 8 तारीख को सुखना झील में कोई भी खाने पीने का सामान न लाएं, क्योंकि भोजन पक्षियों को आकर्षित करेगा, जो एयर शो में बाधा डाल सकते हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।